अपने मन की बात जानना यानी हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मानते हैं या क्या चाहते हैं, इसी को सेल्फ नॉलेज कहा जाता है। ज्यादातर फिलोसोफर मानते हैं कि हमें खुद को जानने का तरीका बाहर की दुनिया को जानने से बहुत अलग होता है। लेकिन ये कैसे अलग है, इस पर सबकी राय एक जैसी नहीं है। इसी वजह से अलग अलग फिलोसोफर इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं कि हम खुद को कैसे जानते हैं और ये जानना कितना पक्का होता है। ये बातें माइंड, सोचने की ताकत और नैतिक समझ जैसे कई मुद्दों पर असर डालती हैं। सेल्फ नॉलेज यानी अपने मन की स्थिति को जानना। कुछ लोग इसे अलग तरह से भी समझते हैं, जैसे कि हमेशा एक जैसे खुद को पहचानना, पर यहाँ बात सिर्फ अपने मन की बातों को समझने की हो रही है। सेल्फ नॉलेज में कुछ खास बातें मानी जाती हैं। इसे जानना और मानना ज्यादा भरोसेमंद होता है। ये जानकारी हमें सिर्फ अपने अनुभव से मिलती है। ये दिखाता है कि हम खुद सोचने समझने की ताकत रखते हैं। जब हम अपने मन की बात कहते हैं तो उसे लोग आमतौर पर सही मानते हैं। इनमें से हर एक बात थोड़ी थोड़ी अलग है। पहली बात ये कहती है कि जब हम खुद के बारे में कोई सोच रखते हैं तो वो ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। दूसरी कहती है कि हमें ये जानकारी एकदम अपने अनुभव से मिलती है, जैसे कि भीतर झांक कर देखना। तीसरी बात कहती है कि ये हमारी समझदारी और सोचने की ताकत को दिखाती है। चौथी ये बताती है कि जब हम कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है तो लोग इसे बिना शक के मानते हैं। अब बात करते हैं भरोसे की, यानी एपिस्टेमिक सिक्योरिटी की। कुछ लोग मानते हैं कि हम अपने मन की बातों को लेकर ना तो कभी गलत हो सकते हैं और ना ही कुछ छूटता। यानी अगर हम किसी सोच या भावना में हैं तो हमें उसका पता हमेशा सही रहता है। लेकिन आज के ज्यादातर सोचने वाले इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। एक आसान उदाहरण से समझिए। केट अपने मन की बातें समझने के लिए अपने थेरेपिस्ट पर भरोसा करती है। जब थेरेपिस्ट कहता है कि वो अपनी माँ पर भरोसा नहीं करती तो केट भी मान लेती है। लेकिन हकीकत में केट अपनी माँ पर भरोसा करती है। इसका मतलब ये कि वो अपने मन की बात को लेकर गलती कर रही है और उसे खुद भी इसका पता नहीं। इससे ये साबित होता है कि हम अपने मन की बात को लेकर गलत भी हो सकते हैं और सब कुछ जान भी नहीं सकते। यहाँ पर जो सोच सामने आई है वो किसी और की बात पर आधारित है, न कि खुद की अंदरूनी समझ पर। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हम सिर्फ अपनी ही सोच से बिना किसी और के कहे अपने मन की बात समझे, जैसे कि खुद से महसूस करके, तो शायद हम गलत ना हो। डेस्कार्ट ने भी कहा था कि अगर हम बहुत सावधानी से सिर्फ वही महसूस करें जो अंदर से साफ दिखे तो हम सही हो सकते हैं। लेकिन ये भी माना कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब बात एहसासों की हो। इसलिए खुद को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये सबसे भरोसेमंद जानकारी बन सकती है। अगर कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती तो सही होने का मतलब भी खत्म हो जाता है। ये बात कई लोग कहते हैं। मतलब जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ सही होने का भरोसा भी नहीं बनता। सोच को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि उसमें कभी कभी गलती भी हो सके। तभी असली मायनों में हम समझते हैं कि हमने कुछ जाना है। अगर हम ये मान लें कि हमें हमेशा अपने मन की हर बात का पूरा पता होता है तो ये बात भी ज्यादा ठीक नहीं लगती। अगर हर सोच अपने आप को पूरी तरह समझती हो तो फिर उसमें कोई दूसरी सोच की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम कुछ सोचते हैं तो वो सोच खुद अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती, वो किसी और बात पर ध्यान दे रही होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ खास सोच या एहसास ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम हैं तो हमें ये मान लेने का पूरा हक होता है कि हम उस हालत में हैं। कुछ का मानना है कि जब हम कोई एहसास करते हैं तो वो एहसास हमेशा हमारे ध्यान में होता है, इसलिए उसमें गलती की कोई जगह नहीं होती। कुछ और लोग कहते हैं कि हम अपने यकीन
या मन की बातों को लेकर बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम मानते हैं कि हम किसी सोच में हैं, वो सोच खुद भी उसी के जैसी होती है। कुछ का मानना है कि अगर हम सोचते हैं कि हमें किसी बात पर यकीन है, तो यही सोच ही असल में वो यकीन बन जाती है। इन बातों में एक चीज समान है, ये सब बताती है कि हमारे मन की बातें और उन्हें समझना आपस में जुड़े हुए हैं। पर जो सबसे ज्यादा मशहूर तर्क है, वो ये नहीं कहता कि हर सोच और उसकी समझ हमेशा एक जैसी होती है, बल्कि वो कहता है कि अगर हम अपनी सोच पर ध्यान देते हैं तो हम पक्का जान सकते हैं कि हम सोच रहे हैं, और अगर हम सोच रहे हैं तो हम जिंदा हैं। चाहे कोई बहुत ताकतवर बुरी ताकत हमें धोखा देने की कोशिश भी करे, तब भी हम इतना तो पक्का जान सकते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम अपने मन की बातों को लेकर 100% पक्के नहीं होते, पर फिर भी ये जानकारी ज्यादा भरोसेमंद होती है, जैसे हमारी आंखों से देखी गई चीजों के मुकाबले। जब हम किसी चीज को बाहर से देखते हैं तो उसमें और हमारे देखने में एक दूरी होती है, और इसी दूरी में गड़बड़ी हो सकती। लेकिन जब हम अंदर से कुछ महसूस करते हैं, जैसे कोई दर्द या खुशी, तो उसमें कोई दूरी नहीं होती। कई लोगों का मानना है कि अपने मन की बात समझने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये तरीका किसी और को नहीं, बस हमें ही पता होता है। पहले इसे इस तरह समझा गया कि जैसे हम अपने भीतर झांक रहे हों और अपनी सोच को देख रहे हों। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद के अंदर देखना, यही शब्द इस पुराने तरीके को समझाता है। इसमें हम ध्यान से अपनी सोच पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जब ये सही होता है तो हमें अपने मन की हालत का साफ पता चलता है। इसी तरीके को समझाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी सोच से जान पहचान जैसा होता है। हालांकि ये तरीका बताता है कि हम अंदर झांकते हैं, लेकिन अब कुछ लोग मानते हैं कि अपने मन को समझने के लिए बाहर की तरफ देखना ज्यादा असरदार होता है। यानी हम अपनी सोच को उस चीज से समझते हैं जिससे वो जुड़ी होती है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि बारिश हो रही है, तो हम बाहर देखकर जान सकते हैं कि हमारी सोच सही है या नहीं। इसे ट्रांसपेरेंसी तरीका कहा जाता है, जिसमें हम अपनी सोच के आर पार देखते हैं और उसकी असली वजह को समझते हैं। जब हम अपनी सोच के बारे में कुछ कहते हैं, तो हम सीधा अपने मन की तरफ नहीं देखते, बल्कि बाहर की दुनिया पर ध्यान देते हैं। जैसे कोई पूछे कि क्या मुझे लगता है तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो इसका जवाब देने के लिए मुझे उसी चीज पर ध्यान देना होगा जिस पर ध्यान देकर मैं ये सोचता कि हाँ या नहीं। मतलब हम अपने सोच को वैसे ही समझते हैं जैसे हम दुनिया को समझते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खुद को समझने का जो तरीका है, उसमें ये बात बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को ऐसे देखें जैसे वो दुनिया की कोई चीज दिखा रही हो। इसी को ट्रांसपेरेंसी तरीका कहा जाता है, जहां हम अपनी सोच के पार देखकर उसके मतलब को समझते हैं। हमारे मन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बस अपने आप होती हैं, जैसे खुजली या गुदगुदी। लेकिन कुछ सोच और फैसले ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, जैसे किसी बात पर यकीन करना या कोई इरादा बनाना। इन्हें सिर्फ महसूस करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये हमारी अपनी सोच और जिम्मेदारी से जुड़े होते हैं। इसलिए जब हम किसी बात को सोचते या मानते हैं, तो वो सिर्फ मन की हालत नहीं होती, वो एक एक्टिव काम होता है और उसे हम अपनी समझ और सोच से करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब हम अपने मन की बात कहते हैं, जैसे मुझे लगता है बारिश हो रही है, तो इसे हम खुद के बारे में सबसे सही तरीके से कह सकते हैं। अगर कोई इस पर कहे नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता, तो ये बात अजीब लगती है। इसका मतलब ये है कि समाज में ऐसा माना जाता है कि हर इंसान अपनी सोच और भावना को लेकर सबसे सही होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि खुद के बारे में जो हम कहते हैं, वो सही इसलिए नहीं होता कि हमें अंदर की कोई खास जानकारी मिलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज में ये नियम है कि हर कोई अपनी बात पर भरोसे के लायक होता है। इसका मतलब ये है कि यह बात खुद की समझ से नहीं, बल्कि समाज के बनाए तरीकों से जुड़ी होती है।
अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि खुद को जानना कोई खास बात नहीं है। पहले जब लोगों का ध्यान सिर्फ व्यवहार पर था, तब ये माना जाता था कि खुद को जानना और दूसरों को जानना एक जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि हम खुद को ज्यादा पास से देखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं या समझते हैं, तो उसमें पहले से ही कुछ सोच शामिल होती है और इसलिए जो हम देखते हैं वो हमेशा बिल्कुल साफ नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं तो वो दूसरों के बारे में सोचने जितना ही भरोसेमंद होता है, उससे ज्यादा नहीं। एक और सोच ये कहती है कि हम जो भी अपने मन की हालत को समझते हैं, वो भी उसी तरीके से होती है जैसे हम दूसरों की सोच को समझते हैं, मतलब उनके व्यवहार को देखकर अंदाजा लगाते हैं। अगर मन की हालत कोई सिद्धांत वाली चीज है, तो फिर खुद को समझने और दूसरों को समझने में फर्क नहीं रहता। एक अलग तरह की शंका ये है कि अगर हमारी सोच और चाहते इस बात पर टिकी होती है कि वो दूसरी चीजों से कैसे जुड़ी हैं, तो फिर हमें उन्हें कैसे इतनी आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे अगर किसी को नींबू पानी चाहिए, तो वो तभी फ्रिज की तरफ जाएगा जब उसे लगे कि वहाँ नींबू पानी है। और अगर कोई सोचता है कि फ्रिज में नींबू पानी है, तो वो तभी चौंकेगा जब वहाँ कुछ ना निकले। इसका मतलब है कि हमारी सोच और चाहते दूसरी बातों से जुड़ी होती हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें इनका खास अंदाजा होता है? अगर हम इन चीजों को सिर्फ अपने भीतर झांक कर नहीं समझ सकते, और अगर हम कोई अंदाजा या हिसाब लगाकर इन्हें नहीं जानते, तो फिर हमारी ये समझ कितनी खास है? ये एक बड़ा सवाल बन जाता। कुछ सोचने वालों ने इस मुश्किल सवाल का अलग अलग तरीकों से जवाब दिया है। कुछ मानते हैं कि किसी सोच को पहचानने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसके हर जुड़ाव को पहचानें। कुछ कहते हैं कि अगर हम किसी बात को अंदाजे से समझते हैं, तब भी हमारे पास उसे जानने का एक खास हक होता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम अपनी सोच को खुद के अंदर झांक कर समझ सकते हैं, और ये सोच को दूसरों से जोड़कर समझने के तर्क को कमजोर करता है। कुछ सवाल असली जिंदगी में की गई रिसर्च से भी उठते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे अध्ययन किए जिनमें लोग अपने फैसलों की वजह ठीक से नहीं बता पाए। जैसे एक रिसर्च में लोगों को एक जैसे कई सामान दिखाए गए, पर उन्होंने एक को पसंद किया सिर्फ इसलिए कि वो सबसे किनारे रखा था। बाद में उन्होंने वजह कुछ और बताई, जबकि असली कारण उनकी पसंद में नहीं था। इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि हमें क्यों कुछ अच्छा लगा, तो हमारी बात हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। हालांकि इस रिसर्च को करने वाले खुद ये मानते हैं कि उनके नतीजे बस उन फैसलों पर लागू होते हैं जो बिना सोचे समझे यानी अंदर ही अंदर हो जाते हैं। जब कोई फैसला सोच समझकर किया गया होता है, तब हमें उसकी असली वजह का पता होता है। कुछ और रिसर्च ने भी दिखाया है कि जब हम अपने मन की बातें बताते हैं, तो वो हमेशा सही नहीं होती। लेकिन ये भी देखा गया है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं, उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है। एक खास रिसर्च में लोगों से हर थोड़ी देर में पूछा गया कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन बाद में भी रिसर्च करने वाले आपस में इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि इन जवाबों को कितना भरोसेमंद माना जाए। इसका मतलब है कि अगर हमें ये समझना है कि इंसान कितनी सच्चाई से अपने मन को पहचान सकता है, तो सिर्फ प्रयोग करना ही नहीं, बल्कि सोचने समझने का काम भी करना पड़ेगा। कुछ एहसास जैसे दर्द या सिरहन को तो सिर्फ खुद से ही समझा जा सकता है, मशीन से तो बस उसके असर की जानकारी मिल सकती है। इसलिए खुद की सोच को समझने का दायरा कितना है, ये तय करने के लिए हमें उसी सोच से उसे परखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं। लेकिन इस काम को करने का कोई पक्का तरीका नहीं है, इसलिए इसे समझना और भी मुश्किल है। कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि हम ये देखें कि हमारी कौन सी आदतें और समझ तभी मुमकिन है जब खुद को समझने का तरीका सही हो। जैसे हम दूर की चीज देखने के लिए दूरबीन को जिस तरह से फोकस करते हैं, उससे ये साफ होता है कि हमें जानने की ताकत है कि हमारे सामने चीज साफ दिख रही है
या धुंधली। इसका मतलब है कि कम से कम कुछ हालात में हमारी खुद को पहचानने की समझ सही काम करती है। अब बात आती है कि लोग खुद को कैसे समझते हैं। इस पर अलग अलग सोच वाले लोग अलग बातें कहते हैं। कुछ मानते हैं कि हम अपनी सोच और एहसास को सीधे सीधे समझते हैं। कुछ का ध्यान इस पर होता है कि हमारे जो यकीन और इरादे होते हैं वो हमारे कमिटमेंट होते हैं, मतलब वो बातें जो हम मानते हैं और जिन पर टिके रहते हैं। बाकी कुछ सोच ये बताती है कि हम खुद को कैसे अंदर से महसूस करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे दूसरों को बताते हैं। इन सोचों में फर्क होता है कि वो किस हद तक हमारी बातों को समझाती हैं। कुछ सिर्फ ये बताते हैं कि हम अभी क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ सिर्फ उन बातों को समझते हैं जो हमारी समझदारी और जिम्मेदारी से जुड़ी होती हैं। कुछ सोच ऐसी भी है जो ये मानती है कि इन तरीकों से हर तरह की सोच को समझा जा सकता है। इसलिए कुछ लोग दोनों तरह की बातों को मिलाकर भी सोचते हैं। जैसे कि कोई मानता हो कि अपने एहसास को हम सीधे पहचानते हैं, लेकिन अपने यकीन और फैसलों को समझने के लिए हमें अपनी सोच और जिम्मेदारी को समझना पड़ता है। अब हम बात करते हैं उन सोचों की जो ये मानती हैं कि इंसान खुद को ऐसे समझता है जैसे कोई चीज को सामने से देख रहा हो। यानी जब हमें कोई एहसास होता है, जैसे दर्द, तो हम उसे किसी और के जरिए नहीं समझते, बल्कि सीधे सीधे महसूस करते हैं। इसमें ना तो किसी चीज की मदद लगती है, न किसी प्रक्रिया की जरूरत होती है। जैसे अगर हमें ये जानना हो कि कल बारिश हुई थी, तो हमें कोई निशानी देखनी पड़ेगी, जैसे गीली सड़क। लेकिन जब हमें दर्द होता है तो हमें कोई और चीज नहीं देखनी पड़ती, हम उसे सीधे समझ लेते हैं। इस सोच को मानने वाले कहते हैं कि हर जानकारी किसी ठोस बुनियाद पर टिकी होती है, और ये बुनियाद ऐसे विश्वास होते हैं जो किसी और बात पर टिके नहीं होते। उनके लिए ये तरीका सबसे साफ और मजबूत होता है, खासकर तब जब बात हमारे एहसासों की हो। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जैसे कोई दर्द लगता है, वैसे ही वो दर्द जैसा महसूस होता है, यानी जैसा दिखता है वैसा ही होता भी है। इसमें कोई फर्क नहीं होता कि असल में क्या है और क्या महसूस हो रहा है। कुछ लोग ये सोच सिर्फ एहसासों तक सीमित मानते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि हमारे सोचने के तरीके यानी थॉट्स में भी एक खास किस्म का अनुभव होता है। जैसे जब हम सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, तो उस सोच को हम सीधे पहचान सकते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि हमारे विचार भी एक तरह का अनुभव है और हम उन्हें भी उसी तरीके से पहचान सकते हैं जैसे दर्द या ठंड को पहचानते हैं। हालांकि ये मानना कि हम हर बार अपने मन की बात को सीधे और पूरी तरह समझ सकते हैं बिल्कुल पक्का नहीं है। हो सकता है कि कुछ बातें हम समझ सके और कुछ नहीं, लेकिन अगर हम अपने एहसासों को सीधे पहचान सकते हैं तो उससे जुड़ी बातें हम ज्यादा पक्के ढंग से कह सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ एहसास इतने साफ होते हैं कि अगर हम उन्हें महसूस कर रहे हैं तो हम ये भी पक्के तौर पर जान सकते हैं कि हम उस हालत में हैं। फिर भी ये बात सबके लिए एक जैसी नहीं मानी जाती। कुछ लोग मानते हैं कि हम अपने एहसासों को तो सीधे पहचान सकते हैं, लेकिन अपने यकीन या सोच को नहीं, क्योंकि सोच को समझने के लिए सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता, हमें उसे समझकर नाम भी देना होता है। जैसे ये जानना कि जो महसूस हो रहा है वो दर्द है या ठंडा। यही बात सबसे बड़ी चुनौती बनती है, क्योंकि अगर हमें कोई सोच या एहसास सीधे दिख भी जाए, तब भी हमें ये समझना होता है कि वो असल में है, और ये काम इतना आसान नहीं होता। इसलिए ये कहना कि हम हर तरह की अपनी सोच और भावना को सिर्फ महसूस करके समझ सकते हैं, अभी भी बहस का मुद्दा है। खासकर जब बात हमारे यकीन या फैसलों की हो, तो ये तरीका और भी ज्यादा सवालों से घिर जाता है। इस मुश्किल को समझने का एक तरीका ये है कि जैसे हम किसी चीज की तरफ इशारा करके कहते हैं वो, वैसे ही हम अपने किसी एहसास की तरफ ध्यान देकर कह सकते हैं।
जब हम किसी एहसास को महसूस करते हैं तो हम उसे छूकर या देखकर नहीं पहचानते, बल्कि उस पर ध्यान देकर पहचानते हैं। जैसे जब हमें खुजली होती है तो हम उस एहसास पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं, मैं अभी ये महसूस कर रहा हूँ। इस ध्यान से हमें वो एहसास साफ समझ आता है। इसे सीधे पहचानने की क्षमता कहा जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम कभी कभी अपने ही अनुभवों के बारे में गलती कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ये तरीका मानते हैं वो मानते हैं कि अगर कुछ खास हालात हो तो हमारी पहचान एकदम सही होती है। यानी अगर हम किसी एहसास को उस समय महसूस कर रहे हों और उसी वक्त उस पर ध्यान दें तो हम ये पक्का जान सकते हैं कि हम उस एहसास में हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमारी सोच और वो एहसास बहुत ही करीब से जुड़े हों तो हो सकता है कि वो असली ज्ञान कहलाने लायक ना हो। मतलब अगर हम बहुत पास से किसी चीज को देख रहे हों तो हमें लग सकता है कि हम उसे ठीक से समझ रहे हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं होता। अब बात करते हैं एक और सोच की, जिसे अंदरूनी समझ या इनर सेंस कहा जाता है। इसमें ये माना जाता है कि जैसे हम बाहर की चीजों को आंख या कान से महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी एक तरीका होता है जिससे हम अपनी सोच और एहसास को देख सकते हैं। ये तरीका कुछ वैसा ही होता है जैसे खुद को स्कैन करना। इस सोच के मुताबिक जब हम अपनी किसी भावना या सोच को समझते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उसे पहचान कर हमें उसकी जानकारी देता है। जैसे कोई मशीन जो अंदर चल रही जानकारी को पकड़कर हमें बताती है कि क्या हो रहा है। ये तरीका भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि ये हमारे उसी अनुभव को दोबारा हमारे सामने लाता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। लेकिन ये तरीका अक्वेंटेंस सोच से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि सोच और उसका ज्ञान आपस में जुड़े तो होते हैं, लेकिन उनका जुड़ाव संयोग से होता है, जरूरी नहीं कि वो हर बार एक जैसा हो। साथ ही हमारे पास देखने सुनने जैसे कोई शरीर के अलग अंग नहीं होते जो सोच को पकड़े फिर भी हम उसे महसूस कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान एक प्रक्रिया से आता है। ये सोच उस विचार से जुड़ी होती है जिसमें माना जाता है कि ज्ञान तब भी मिल सकता है जब हमें उसके पीछे का कारण न पता हो। जैसे किसी को ये समझ आ सकता है कि वो दुखी है, भले ही उसे ये न मालूम हो कि उसका दिमाग ये जानकारी कैसे दे रहा है। इसमें यह भी माना जाता है कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं वो हमें सीधे और बिना किसी अंदाजे के मिलती है। ये तरीका खास इसलिए है क्योंकि इसमें माना जाता है कि हम बस अपनी ही सोच को इस तरह से देख सकते हैं और किसी और की नहीं। लेकिन अगर कभी किसी और की सोच को भी ऐसे ही स्कैन करने की तकनीक हो जाए तो हो सकता है हम उसकी सोच को भी सीधे जान सकें। ये सब बातें बताती हैं कि खुद को समझना एक खास तरीका है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी जटिलताएं भी छिपी होती हैं। इनर सेंस वाला तरीका सोच और एहसास को समझने का एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो बिल्कुल सीधा और नेचुरल माना जाता है। इसमें ये मानकर चला जाता है कि जैसे हम बाहर की चीजों को आंखों और कानों से समझते हैं, वैसे ही हम अपने मन की बातों को भी किसी अंदरूनी प्रक्रिया से समझते हैं। इसका फायदा ये है कि इससे मन और शरीर के बीच जो फर्क दिखाया जाता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर मन और शरीर की जानकारी एक जैसी मानी जाए तो फिर हमें दोनों को एक ही नजर से देखने में आसानी होती। लेकिन कुछ लोगों को इसमें दिक्कत लगती है। उनका कहना है कि अगर हम ये मान लें कि खुद को समझने का तरीका भी किसी देखने या सुनने जैसा ही, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कोई समझदार इंसान भी खुद की सोच को पहचानने में नाकाम हो सकता। लेकिन अगर कोई वाकई समझदार है तो वो खुद को कभी इतना अनजान नहीं रख सकता। इसलिए उनका कहना है कि कोई भी सोचने समझने वाला इंसान खुद की बात समझने में अंधा नहीं हो सकता। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भले ही हर समझदार इंसान खुद को समझने की ताकत रखता हो, पर ये बात नहीं बताती कि वो ताकत कैसे काम करती है। इसलिए हो सकता है कि वो ताकत इनर सेंस के जरिए ही काम कर रही हो।
कुछ का मानना है कि अगर कोई इंसान खुद को नहीं समझ पाता तो वो सच में समझदार नहीं कहा जा सकता। इस तरह ये तर्क फिर से इनर सेंस को एक मान्यता दे देता है। बस शर्त यही रखी जाती है कि समझदार वही है जो खुद को समझ सके। लेकिन इनर सेंस के तरीके पर एक और सवाल उठता है। ये तरीका बाहर से देखी गई चीजों पर भरोसा करता है, जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि खुद को समझने के लिए हमारे पास अंदर से मिलने वाली वजह होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इनर सेंस वाला तरीका कमजोर लगता है, क्योंकि उसमें अंदरूनी वजह की अहमियत कम हो जाती। अब बात करते हैं एक और सोच की, जिसे सेल्फ इंटरप्रिटेशन यानी खुद को समझने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें ये माना जाता है कि हमारे यकीन, चाहत और भावनाओं को समझने के लिए हमें खुद को ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ता है। सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता, हमें अपनी बातों और हरकतों से ये अंदाजा लगाना होता है कि हमारी सोच के पीछे क्या वजह है। इस सोच के मुताबिक अगर हम ये जानना चाहें कि हमें किसी चीज की चाह है या नहीं, तो उसके लिए हमें अपने ख्यालों और भावनाओं की व्याख्या करनी होती है। जैसे किसी औरत के मन में अचानक ख्याल आता है, एक और बच्चा। अब ये ख्याल अपने आप में ये नहीं बताता कि उसे वाकई बच्चा चाहिए या नहीं। उसे सोचना पड़ेगा कि ये ख्याल एक असली इच्छा है या बस एक सोच भर है। इसके लिए उसे खुद को महसूस करना होगा, जैसे किसी नवजात बच्चे को गोद में लेने की कल्पना करना और देखना कि उसे कैसा लग रहा है। अगर उसे सुकून या खुशी महसूस होती है, तो शायद उसे बच्चा वाकई चाहिए। इस तरीके में हमारी सोच और फैसला तर्क के साथ साथ कल्पना पर भी टिका होता है। हमें अपनी भावनाओं को महसूस करना होता है और सोच के साथ ये समझना होता है कि वो ख्याल असली है या नहीं। इसी को सेल्फ इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। इसमें हम अपने ख्यालों को गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि हम अंदर से क्या चाहते हैं। कुछ सोचने वालों का मानना है कि खुद को समझने के लिए हमें खुद की बातों की व्याख्या करनी पड़ती है। एक सोच के मुताबिक हमारे मन में कोई अलग से इनर सेंस नहीं होता जो हमें खुद की बातें बता दे, बल्कि हमारे दिमाग में जो सिस्टम दूसरों की सोच समझता है, वही सिस्टम हमारी खुद की सोच भी पहचानता है। इस सिस्टम का मकसद पहले दूसरों के व्यवहार को समझना था, लेकिन बाद में हमने उसी को खुद को समझने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया। ये सिस्टम हमारे अनुभवों को समझता है, उन्हें बाकी हालात और जानकारी से जोड़ता है और फिर उनके आधार पर हमारे मन की स्थिति के बारे में बताता है। इस सोच में माना जाता है कि अगर ये तरीका लगातार सही काम करता है, तो फिर इससे जो जानकारी मिलती है वो भरोसेमंद मानी जा सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। उनके मुताबिक खुद को समझने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना होता है और वो जानकारी हमारे अंदर से आती है, किसी और सिस्टम से नहीं। इस सोच में ये भी कहा जाता है कि जैसे हम दूसरों की बातों से उनके इरादे और भावनाएं समझते हैं, वैसे ही हम खुद के मन की बातों को अपनी सोच, कल्पना और व्यवहार से समझते हैं। जैसे जब हम मन ही मन कोई बात सोचते हैं, तो वो भी हमारी सोच को जानने का जरिया बनती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये अपने ही मन की बातें चुपचाप सुनने जैसा होता है। फिर भी खुद को समझना और दूसरों को समझना एक जैसा नहीं होता। जब हम दूसरों को समझते हैं, तो हमें बस उनके कहे या किए गए काम दिखते हैं, लेकिन अपने लिए हमारे पास अपने अंदर के अनुभवों की जानकारी भी होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये जो अंदरूनी जानकारी हमें मिलती है, वो भी किसी अंदाजे पर आधारित होती है? यानी क्या हमें खुद की भावनाओं को समझने के लिए भी सोचना और अंदाजा लगाना पड़ता है? इस सोच को मानने वाले कहते हैं कि हाँ, हमें खुद की भावनाएं भी समझनी पड़ती हैं। जैसे अगर कोई औरत सोचती है कि उसे एक और बच्चा चाहिए, तो ये ख्याल अपने आप नहीं बताता कि ये उसकी असली चाहत है या सिर्फ एक सोच। उसे अपनी पिछली भावनाओं और हाल के व्यवहार को देखकर
अंदाजा लगाना पड़ता है। हालांकि ये भी माना जाता है कि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अंदाजा लगाकर नहीं, सीधे महसूस करके ही समझ आता है। जैसे अगर किसी को तेज दर्द हो रहा हो तो उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि वो दर्द में है, लेकिन कुछ मामूली एहसासों के लिए भी सोचने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों को ये तरीका अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि अगर खुद को समझने के लिए हमें बार बार अंदाजा लगाना पड़े तो फिर इसमें और दूसरों को समझने में कोई खास फर्क नहीं बचता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमें खुद को समझने के लिए सोचने की जरूरत पड़ती है तो हम अपनी सोच से थोड़े दूर हो जाते हैं, यानी अपनी ही भावनाओं से जुड़ाव कम हो जाता है। अब बात करते हैं एक और सोच की, जिसमें ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी सोच को समझना चाहते हैं तो हम उसके आर पार देखकर असली बात पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि क्या तुम मानते हो कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो हम इसका जवाब सोच कर देते हैं कि उस बात की कितनी संभावना है, न कि ये सोचकर कि हमारे मन में क्या चल रहा। यानी हम अपनी सोच को समझने के लिए उस बात को सीधे देख लेते हैं जिस पर वो सोच बनी होती है। कुछ लोग इस तरीके को भी अपनाकर ये मानते हैं कि ये तरीका हमें खुद की सोच को तर्क और अनुभव के आधार पर सही समझ देता है। ये तरीका उन लोगों को अच्छा लगता है जो मानते हैं कि सोच को समझने के लिए कोई सीधा और साफ तरीका होना चाहिए जो हमें भरोसे के साथ खुद की बात समझा सके। कुछ सोचने वालों का कहना है कि हम खुद को वैसे ही समझते हैं जैसे हम कोई चीज अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम अपनी सोच को किसी बाहरी चीज को देखकर समझते हैं। जैसे अगर हम बर्फ गिरती देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें लगता है बर्फ गिर रही। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सोच का पता बाहरी चीजों को देखकर चलता है। लेकिन ये तरीका तभी काम करता है जब हमारे पास पहले से कुछ भरोसेमंद बातें हों जिनके आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकें। दूसरे कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि हमें खुद की सोच का पता किसी अंदाजे से नहीं, सीधे मिलता है। जैसे अगर हम बर्फ गिरती देख रहे हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्या मैं ये सोच रहा हूँ, बल्कि हम सीधा कह सकते हैं मुझे लगता है बर्फ गिर रही है। ये तरीका बाईपास मॉडल कहलाता है, यानी बिना किसी और स्टेप के हम सीधा अपनी सोच को पहचान लेते हैं। इसमें हम अपने अनुभव को ही अपने विश्वास की वजह मानते हैं। इस सोच में कुछ बातों तक हमारी सीधी पहुंच होती है और इसी वजह से ये जानकारी ज्यादा भरोसेमंद होती है। ये तरीका पूरी तरह अपना होता है, यानी सिर्फ हम ही ऐसा कर सकते हैं। कोई और हमारी सोच को ऐसे नहीं समझ सकता क्योंकि उसे हमारी आंखों से वो अनुभव नहीं होता। दूसरों को हमारी सोच का अंदाजा हमारे व्यवहार से या हमारे कहे गए शब्दों से लगाना पड़ता है, जो पूरी तरह पक्का नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि हमें खुद की सोच का पता तर्क से चलता है, यानी हम जिस बात को सच मानते हैं उससे ही हम ये समझते हैं कि हम उस पर विश्वास रखते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं कि बर्फ गिर रही है तो इसका मतलब है कि हमें यकीन है कि बर्फ गिर रही है। इस सोच में ये तर्क अपने आप सही साबित होता है क्योंकि कोई भी तर्क बिना विश्वास के नहीं बनता। इस सोच के मुताबिक खुद को जानने का तरीका भरोसेमंद होता है क्योंकि ये तरीका ऐसे नतीजे देता है जो आसानी से गलत नहीं हो सकते। साथ ही ये तरीका सिर्फ खुद पर लागू होता है, यानी हम इससे किसी और की सोच के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर हम ये सोचे कि अगर मुझे लगता है बर्फ गिर रही है तो शायद उसे भी लगता होगा, तो ये बात सही नहीं मानी जा सकती। लेकिन इस सोच पर भी सवाल उठते हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि क्या तुम्हें लगता है तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो हम उस वक्त राजनीतिक हालात को देखकर सोचते हैं। लेकिन ये सोच शायद उस वक्त पैदा होती है, ना कि पहले से हमारे अंदर थी। यानी ये तरीका हमारी पहले से बनी हुई सोच को नहीं दिखाता, बल्कि एक नई सोच बना देता है। ऐसे में ये जानना मुश्किल हो जाता है कि हम पहले क्या सोच रहे थे और
अब क्या सोच रहे। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये तरीका हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि अगर खुद की सोच को जानने के लिए हमें फिर से सोचना पड़े तो हो सकता है हमारी सोच उसी वक्त बदल जाए। और अगर सोच बदल सकती है तो फिर जो जानकारी हम पाते हैं वो पहले वाली सोच के बारे में नहीं बल्कि नई सोच के बारे में होती है। ट्रांसपेरेंसी वाला नजरिया मानता है कि अगर कोई हमसे पूछे कि हम किसी बात को मानते हैं या नहीं तो हम उस बात पर सीधे ध्यान देकर जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर हम सोचते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है तो ये मान लेना कि मुझे लगता है तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये तरीका हमें अपनी सोच के बारे में जानकारी देता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि ये तरीका पहले से बनी सोच और उसी वक्त बनी नई सोच में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए जब हम कोई जवाब देते हैं तो वो जवाब हमारी पहले से बनी राय नहीं बल्कि नई राय भी हो सकती है। एक और सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इस वजह से कि कोई बात सच है इसका मतलब ये है कि हम उस पर यकीन भी करते हैं। कई बार ये तर्क खुद हमें ही ठीक नहीं लगता। जैसे कोई कहे कि बर्फ गिर रही है इसलिए मुझे लगता है कि बर्फ गिर रही है, तो हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन इसे खुद समझना और तर्क के तौर पर मानना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि इस सोच में जो तर्क दिया गया है वो असली तर्क जैसा नहीं है। असली तर्क तब माना जाता है जब हम किसी ऐसी बात को भी सोच कर समझे जिस पर हमें यकीन नहीं हो। लेकिन यहाँ जो तरीका अपनाया गया है वो ऐसा नहीं कर सकता, इसी वजह से इसे पूरी तरह तर्क नहीं माना जा सकता। कुछ सोचने वाले सिर्फ विश्वास और चाहत तक ही इस सोच को सीमित रखते हैं, जबकि कुछ इसे हर मानसिक स्थिति तक बढ़ा देते हैं। लेकिन सब इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि चाहत या इरादा जैसी बातें सिर्फ विचार से नहीं बल्कि भावनाओं और अनुभव से जुड़ी होती हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी का तरीका हर बार काम नहीं करता। एक और नजरिया ये कहता है कि हम अपनी सोच को इसलिए जान पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई वजह होती है। माने जब हम किसी बात को मानते हैं तो वो सिर्फ आदत या सोच नहीं होती बल्कि वो एक ताज़ा फैसला होता है। जैसे अगर हम मानते हैं कि बर्फ गिर रही है तो हमें लगता है कि हमें जूते पहन लेने चाहिए क्योंकि हमें पैर सूखे रखने हैं। इसका मतलब ये है कि उस फैसले के पीछे हमारी कुछ चाहतें और सोच जुड़ी होती हैं। इस सोच के मुताबिक अगर कोई फैसला हमारे दिमाग में सचमुच हुआ है तो वो खुद एक वजह बन सकता है ये मानने की कि हमें उस पर यकीन है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमें खुजली हो रही है तो हम उसे बिना सोचे भी खुजला सकते हैं, यानी हमें पता होता है कि वो एहसास क्यों हो रहा है बिना उसके बारे में सोचने के। इस तरीके में किसी भी सोच या फैसले को जानने के लिए हमें अलग से किसी तर्क की जरूरत नहीं होती, बल्कि जब हम किसी बात का फैसला करते हैं उसी वक्त हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें उस पर यकीन है, क्योंकि फैसला लेना ही एक तरह से विश्वास करना होता है। अगर हमें किसी बात की याद आती है और वो बात सच लगती है तो उससे भी हमें ये समझ में आ सकता है कि हम उस बात को मानते हैं, क्योंकि याद करना और मानना दोनों आपस में जुड़े होते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास उस विश्वास को समझने और अपनाने की पूरी समझ है, भले ही हमने उस पर गहराई से सोचकर कोई अलग तर्क न लगाया हो। अगर हम किसी काम को करने का फैसला करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उस काम को करना चाहते हैं। ये बात अपने आप में साफ है, यानी जब हम तय करते हैं कि कोई काम करेंगे तो हम उस काम को करने का इरादा भी रखते हैं। ये सोच बताती है कि अपने इरादों को जानने का तरीका हमारे खुद के फैसले से जुड़ा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम ये सोचें कि बर्फ गिर रही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि गिर रही है, तो ये सोच बिल्कुल गलत और उलझाने वाली होती है। अगर हमारा फैसला ही ये नहीं बताता कि हम उस बात को मानते हैं तो ऐसी उलझन भरी सोच को भी सही माना जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसलिए जब हम सोचते हैं कि कोई बात सच है, तो उसी सोच के जरिए हमें ये भी मान लेना चाहिए कि हमें उस पर यकीन है। यही बात दिखाती है कि हम अपने यकीन को कैसे समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि जो सोच या फैसला हमने किया है वो हमें सीधे सीधे समझ में नहीं आता। कभी कभी हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमने कोई फैसला लिया है या बस कोई इच्छा जाहिर की है। लेकिन इसके जवाब में कुछ लोग कहते हैं कि जब हम कोई फैसला करते हैं तो उस वक्त हमारे मन में एक खास तरह की समझ और एहसास होता है, और वही एहसास हमें बताता है कि हमने वाकई कोई फैसला किया है। ये पूरी बहस हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हम अपनी सोच, चाहत या इरादों को कैसे पहचानते हैं। क्या हमारे फैसले और सोच में कुछ ऐसा होता है जो हमें अपने आप बता देता है कि हम क्या मानते हैं? और क्या हर सोच या भावना के साथ कोई खास तरह की अनुभूति जुड़ी होती है जो हमें उसकी सच्चाई का एहसास कराती है? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर हम समझदार और सोचने समझने वाले इंसान हैं, तो हमें अपने मन की बातें खुद ब खुद पता चलती हैं। अगर हम सोचते हैं कि बर्फ गिर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गिर रही है, तो ये बहुत ही उलझी हुई सोच होगी जो एक समझदार इंसान नहीं कर सकता। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें दर्द हो रहा है और फिर भी हम पेन किलर ले रहे हैं, तो ये भी अजीब होगा। यानी अगर हम समझदार हैं तो हमें अपने मन की हालत का पता होगा। कुछ सोचने वाले कहते हैं कि अगर हम किसी बात को सोचते हैं, महसूस करते हैं या उस पर भरोसा करते हैं, तो उसी वक्त हमें ये भी मालूम होता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। यही समझदार होने की पहचान है। जैसे अगर किसी को दर्द हो रहा है, तो उसका मतलब ये भी है कि उसे पता है कि वो दर्द में है। अगर किसी को किसी बात पर यकीन है, तो उसे ये भी मालूम है कि वो उस बात को मानता है। एक सोच ये भी कहती है कि समझदारी का मतलब ही ये है कि हम अपने मन की बातों को समझते हैं। अगर कोई इंसान किसी सोच पर ध्यान देता है, तो उसे मालूम होता है कि वो उस सोच को मानता है। और यही बात ये समझाती है कि हम कैसे अपने यकीन को पहचानते हैं। इन सारी बातों से ये साफ होता है कि जब हम समझदारी से सोचते हैं, तो हमें अपने मन के हालात का खुद ब खुद पता चलता है। हमें किसी खास तरीके से जांचने की जरूरत नहीं होती। बस सोचना, महसूस करना और जानना, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम वाकई समझदार हैं, तो हमें अपने यकीन खुद ब खुद पता होते हैं। उनकी बात की शुरुआत इस सोच से होती है कि अगर कोई कहे कि बर्फ गिर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गिर रही है, तो ये बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं होगी। लेकिन कभी कभी लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर उन्हें गलत फहमी हो कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, जबकि असल में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान समझदार है, तो वो अपने हर यकीन को जानता होगा। यानी अगर आपको अपने यकीन का पता नहीं है, तो आप इस तरह की उलझी हुई बातों में फंस सकते हैं। इस सोच को समझाने के लिए एक नया तरीका बताया गया है। इसके हिसाब से अगर आप किसी बात पर यकीन रखते हैं, तो जब आप उस बारे में सोचते हैं, तो आप वैसे ही फैसला करते हैं जैसे यकीन करने वाला इंसान करता है। यकीन का मतलब है कि जब भी आप किसी बात पर ध्यान दें, तो आप उसी पर भरोसा जताएं। इस तरीके से आपके सारे यकीन आपके खुद के लिए साफ होते हैं, क्योंकि वो आपकी अपनी सोच और फैसले से जुड़े होते हैं। लेकिन इस सोच के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली ये कि इसे मानने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि समझदारी की परिभाषा बहुत सख्त है। लेकिन अगर ये परिभाषा बहुत ज्यादा सख्त हो गई, तो फिर सवाल उठता है कि क्या हम जैसे आम इंसान भी उस पैमाने पर खरे उतरते हैं? दूसरी चुनौती ये है कि जो तरीके बताए गए हैं, जैसे अपनी सोच को जानना या हर यकीन को पहचानना, वो हमारी असली जिंदगी की सोच समझ से मेल खाते हैं या नहीं। हालांकि बहुत से सोचने वालों को लगता है कि अगर कोई इंसान वाकई समझदार है, तो वो खुद से अनजान नहीं हो सकता। लेकिन ये तभी सच साबित होगा
जब हम समझदारी और सोच की ऐसी परिभाषा को माने जो ना सिर्फ मजबूत हो बल्कि हमारी असली जिंदगी से भी मेल खाती हो। अब बात करते हैं एजेंसी से जुड़ी सोच की। ये सोच कहती है कि खुद को जानना कोई बस समझ या जानकारी का मामला नहीं है। यह हमारी खुद की जिम्मेदारी और फैसले से जुड़ा हुआ है। मतलब हम अपनी सोच और फैसलों के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम खुद उन्हें बनाते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसे रास्ता चलाते वक्त खुद पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके साथ बैठा मुसाफिर सिर्फ देख सकता है, उसे चलाने का एहसास नहीं होता। ठीक उसी तरह अपनी सोच को खुद जानना, समझना और चलाना कुछ ऐसा ही है। ये समझ बस इस बात पर नहीं टिकी होती कि हमें अपनी सोच दिखती है या नहीं, बल्कि इस पर होती है कि हम खुद उसे बनाते और निभाते हैं। इस सोच के मुताबिक जब हम खुद को समझते हैं तो हम सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि एक जिम्मेदारी लेते हैं। हम मानते हैं कि हम ही अपने यकीन और इरादों के मालिक हैं। और जब हम किसी बात को सोच समझकर मानते हैं या कोई फैसला लेते हैं तो उसमें हमारा खुद का हाथ होता है। यही हमारी समझदारी और पहचान का असली रूप है। एजेंसी से जुड़ी सोच का मानना है कि खुद को जानने की हमारी ताकत सिर्फ समझदार होने से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि हम खुद अपनी सोच के मालिक हैं और उस पर फैसला ले सकते हैं। एजेंसी से जुड़ी सोच रखने वाले सभी लोग इस बात पर एक जैसे नहीं सोचते कि हमारी खुद की सोच पर हमारा कंट्रोल और उसे जानने की समझ का आपस में सीधा रिश्ता क्या है। कुछ का मानना है कि जब हम अपनी मान्यताओं के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं तो हमें होने का पूरा हक होता है कि हमें अपनी सोच के बारे में जानकारी है। सोच ये है कि जब हम समझदारी से सोचते हैं तो हम पर ये जिम्मेदारी होती है कि हमारी सोच हमारे पास मौजूद सबूतों के साथ मेल खाए, हमारी सारी मान्यताएं आपस में एक जैसी हों, टकराए नहीं। और ये सब करने के लिए हमें खुद ही तय करना होता है कि हम कौन कौन सी बातें सच मानते हैं। इसलिए जब हम पर ये जिम्मेदारी है तो हमें ये भी मानना चाहिए कि हमें अपनी सोच का पता है। इसका मतलब ये निकला कि अगर हमें अपनी सोच के बारे में जानने का हक ही नहीं होता तो हम उस सोच को बदलने की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते। यानी जब हम किसी सोच को लेकर जवाबदेह होते हैं तो हमें उसे जानने की ताकत भी होती है। दूसरी तरफ कुछ और लोग इसी बात को इस तरह कहते हैं कि हम समझदारी से सोच ही नहीं सकते अगर हमें ये भरोसा नहीं होता कि हमारी सोच हमारी वजहों से बनी है। और अगर हमें अपनी सोच की वजहों पर भरोसा है तो हमें ये भी जानने का हक है कि हम क्या सोचते हैं। इसी सोच के हिसाब से जब हम खुद से ये पूछते हैं कि हम किसी बात को मानते हैं या नहीं, तो उस सवाल का जवाब हम उस बात की वजहों पर सोचकर दे सकते हैं। और इस वजह से हमारी खुद की बातों को जानने की तरकीब असली जानकारी बन जाती है। ये तरीका उन लोगों से अलग है जो मानते हैं कि ये तरीका बस इसलिए सही है क्योंकि ये अक्सर सही जवाब देता है। लेकिन जो लोग एजेंसी की सोच को मानते हैं उनके लिए ये तरीका इसलिए सही है क्योंकि हमें अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये तरीका बहुत मुश्किल है। जैसे अगर कोई अपने देश दुनिया के हालात देखकर सोचता है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, तो बस इतना सोच लेना काफी नहीं है कि उसे ये भी यकीन है कि वो इस बात को मानता है, बल्कि उसे ये भी समझना होगा कि उसकी वजह इस बात का सबूत है कि वो इस बात पर भरोसा करता है। लेकिन हर बार ऐसा गहराई से सोचना आम इंसान के लिए जरूरी नहीं होता। कुछ और लोगों का मानना है कि हम अक्सर अपनी सोच के पीछे की वजहें खुद से ही बना लेते हैं, जिससे साफ होता है कि हम खुद को एक ऐसे इंसान की तरह मानते हैं जिसे अपनी सोच की वजह पता होनी चाहिए। इसी से पता चलता है कि हमें इस बात को मानने का हक है कि हमारी सोच हमारी वजहों से जुड़ी हुई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो हमें ईमानदार होने के लिए खुद पता होना चाहिए कि हम क्या मानते हैं, और ये तभी मुमकिन है जब हमें अपनी सोच का पता हो
वो भी बिना किसी बाहर से मिली जानकारी के। कुछ सोचने वालों का मानना है कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें अपनी सोच को जानने की ताकत है, बल्कि असल में जब हम किसी बात को सच मानते हैं तो उसी समय हमें अपनी उस सोच की जानकारी भी होती है। क्योंकि जब हम कोई बात मानते हैं तो वो एक तरह का वादा होता है, एक जिम्मेदारी होती है, और जब हम उस पर खरे नहीं उतरते तो हम खुद को टोकते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसा तभी मुमकिन है जब हमें इस बात का यकीन हो कि हमने वो वादा किया है, यानी हमें पता हो कि हमने वो बात मानी। इसलिए जब हम किसी बात को मानते हैं तो साथ ही हमें पता भी होता है कि हमने ऐसा किया है। इस तरह की सोच ये बताती है कि खुद को जानना कोई अलग चीज नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और हमारे फैसलों से ही जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ जानने वाले नहीं हैं, हम करने वाले भी हैं, और ये करने की ताकत ही हमारी सोच को समझने की सबसे बड़ी कुंजी। बॉयल का मानना है कि जब हम अपनी सोच और इरादों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है कि हमें अपनी ज्यादातर मान्यताओं का कम से कम थोड़ा बहुत एहसास जरूर होता है। जब हम किसी बात पर सोचते हैं कि वो सही है या नहीं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें ये भी समझ हो कि वो बात हमारे मन में एक तय बात की तरह है या अभी सिर्फ एक सोच है जिस पर विचार करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान किसी बात को सच मानता है तो उसे अपने उस यकीन का अंदरूनी एहसास भी होता है। ये अलग से सोचने या नोटिस करने जैसा नहीं होता, बल्कि उसी सोच का एक हिस्सा होता है। अब तक जो भी एजेंसी पर आधारित सोचें बताई गई हैं, वो इस सोच से जुड़ी हैं कि जब हम किसी बात को मानते हैं या किसी इरादे पर चलते हैं तो हम एक खास किस्म की सोचने की ताकत यानी समझदारी से काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्या वाकई ये खास समझदारी वाली ताकत जरूरी है? ये समझाने के लिए कि हमें अपनी ही सोच का पता कैसे चलता है, इस पर सबका एक जैसा मत नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हमारी सोच को जानने की ताकत होने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा किसी समझदारी वाली एजेंसी से काम लेते हैं। जैसे कि मैकगिर का कहना है कि जब हम किसी सोच को खुद के बारे में बताते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे होते कि हम ऐसा सोचते हैं, बल्कि उस सोच को लेकर एक जिम्मेदारी भी ले रहे होते हैं। यानी हम उस सोच के मुताबिक काम करने का वादा कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि मुझे समंदर किनारे जाना है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि मौका मिलने पर वो वहां जाने की कोशिश करेगा। इस सोच में ये माना जाता है कि जब हम अपने बारे में कुछ कहते हैं तो हम सिर्फ देखने वाले नहीं होते, बल्कि करने वाले भी होते हैं। यानी हम भविष्य में क्या करेंगे ये हमारी कही हुई बातों से तय हो सकता है, क्योंकि हम उन्हें सच भी बना सकते हैं। हम बस ये नहीं देखते कि हमारे काम हमारी कही बातों से मेल खाते हैं या नहीं, बल्कि हम उन्हें मेल खाने जैसा बनाते भी हैं। इस तरीके में समझदारी वाली एजेंसी की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये सिर्फ उन सोचों पर ही लागू नहीं होती जो बहुत सोच समझ कर बनती है, बल्कि उन पर भी लागू होती है जो हमारी साधारण ख्वाहिशों या इच्छाओं से जुड़ी होती। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी ख्वाहिश को लेकर कुछ कहते हैं तो हम उस ख्वाहिश के मुताबिक बर्ताव करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। कोलिवा की सोच भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें ये माना गया है कि जब कोई इंसान ईमानदारी से कहता है कि मुझे ये लगता है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ वगैरह, तो वो सिर्फ एक बात नहीं कह रहा होता, बल्कि एक तरह से उस बात से जुड़ी जिम्मेदारी भी ले रहा होता। जैसे कोई कहे कि मैं वादा करता हूँ, तो उस वादे से कुछ न कुछ असर होता है। वैसे ही जब हम अपने किसी इरादे या सोच को लेकर कुछ कहते हैं तो उससे वो सोच सच में बन जाती है। यहाँ एजेंसी का मतलब ये होता है कि जब हम खुद के बारे में कुछ कहते हैं तो हम अपनी किसी सोच, ख्वाहिश या इरादे को सच में अपनाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस सोच में भी ये माना गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मानना होगा कि हमारी सोच के पीछे कोई सही वजह भी है। अब बात करें कि एजेंसी की ये सोच आखिर कितना काम की है। असली चुनौती ये है कि अगर हम किसी बात को जानते हैं तो उसकी वजह क्या है। जैसे अगर मुझे अपने कुत्ते की जगह पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जानकारी उस सच्चाई से जुड़ी हुई है
कि वो वाकई कहाँ है। लेकिन अगर हम एजेंसी वाली सोच अपनाते हैं तो यहाँ जोर इस पर होता है कि हमारे पास किस बात पर कंट्रोल है, न कि उस बात पर जो असल में हो रही। इसलिए जब तक एजेंसी की सोच ये न बता सके कि हमारा खुद पर ये कंट्रोल कैसे हमें अपनी सोच की सही जानकारी देता है, तब तक ये तरीका बाकी तरीकों का मुकाबला नहीं कर सकता। अलग अलग सोच रखने वालों की बातों में फर्क इस बात में आता है कि उनका मानना है कि हमारा ये कंट्रोल हमें खुद जानने का हक देता है या नहीं, और अगर देता है तो कैसे। एजेंसी से जुड़ी सोच की एक दिक्कत ये हो सकती है कि इसे हर तरह की सोच पर लागू नहीं किया जा सकता। ज्यादातर बार ये सोच सिर्फ उन्हीं बातों पर लागू होती है जो वजहों के हिसाब से समझी जा सकती हैं। लेकिन कुछ इच्छाएं या सोच ऐसी होती है जो किसी कारण या वजह से नहीं बनती, जैसे कोई अंधविश्वास जो बिना किसी ठोस सबूत के भी बना रहता है, या कोई सोच जो इंसान को तसल्ली देती है, वो भी तब जब उसके खिलाफ साफ सबूत। कुछ इरादे तो ऐसे भी होते हैं जो इंसान के अपने ही मकसद के खिलाफ होते हैं, फिर भी वो उन्हें छोड़ नहीं पाता। जो लोग एजेंसी वाली सोच को मानते हैं, उनका मानना है कि ऐसी उलझी हुई सोचों को हम जान सकते हैं, लेकिन ये समझ तभी मिलती है जब हम खुद को बाहर से देखकर समझे। और यही बात उन्हें खटकती है, क्योंकि तब वो सोच हमारी अपनी नहीं लगती। वो कहते हैं कि अगर मुझे अपनी सोच को जानने के लिए खुद को देखना पड़े तो मैं उससे अलग महसूस करता हूँ, जैसे वो मेरी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और को देख रहा हूँ, खुद को नहीं। हालांकि कुछ लोगों की राय अलग है। उनका कहना है कि अगर कोई सोच को समझने के लिए उसे बाहर से देखता है तो इससे वो सोच उसकी अपनी ही बनी रहती है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि जब हम थोड़ा दूरी से अपनी सोच को देखते हैं तो वो हमारे लिए और साफ हो जाती है, और हम उन उलझी हुई सोचों को पहचान भी पाते हैं और उनसे बाहर भी निकल सकते। कभी कभी खुद को सही से समझने के लिए ऐसा करना जरूरी भी हो जाता है। अब बात करते हैं एक और सोच की, जिसे एक्सप्रेसिविज्म कहा जाता है। इसमें ये बात कही जाती है कि जैसे कोई इंसान दर्द में हो तो वो करा उठता है, वैसे ही अगर वो कहे मुझे दर्द हो रहा है तो ये भी उसी दर्द का सीधा इजहार है। यानी ये कहना कि मैं दर्द में हूँ या मुझे पानी चाहिए, ये सब हमारी मन की बातों का सीधा जाहिर होना है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हम पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, बल्कि जैसे शरीर से कोई रिएक्शन निकलता है वैसे ही ये बातें भी निकलती हैं। इस सोच के मुताबिक जब हम ऐसा कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई सबूत या सोचने समझने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि हम अपनी हालत को वैसे ही बयान कर देते हैं जैसे महसूस करते हैं। जैसे करा निकलती है दर्द से, वैसे ही ये बोल भी निकलते हैं बिना किसी झिझक या जांच के। लेकिन ऐसा सिर्फ अपनी ही हालत पर किया जा सकता है, किसी और के लिए नहीं। अब अलग अलग एक्सप्रेसिव सोच रखने वाले लोग इस बात को अलग अलग नजर से देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब कोई अपने मन की बात कहता है तो समाज उसे सच मानता है, क्योंकि हम दूसरों की अपनी बातों पर भरोसा करते हैं। कुछ और लोग इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम अपनी बात खुद कहते हैं तो हमें अपनी उस हालत को जानने में दूसरों से ज्यादा ताकत मिलती है। कुछ का कहना है कि जैसे कोई खुशी में कह दे मैं बहुत खुश हूँ, तो वो बात उसकी खुशी से खुद ही निकलती है। लेकिन ये कोई ऐसी मजबूरी वाली वजह नहीं है जैसे किसी को हथौड़ी मारने पर उसका पैर हिल जाता है, बल्कि ये बात और भावना आपस में इस तरह से जुड़ी होती है कि समझ में आती है। जैसे कुत्ते को चोट लगे और वो कराह उठे, वैसे ही इंसान की खुशी और उसका मुस्कुराना या कुछ बोल देना साथ साथ चलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, तो क्या ये बात ये साबित करती है कि मुझे सच में पता है कि मैं खुश हूँ? इस पर जवाब थोड़ा उलझा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जानना किसे मानते हैं। अगर जानने का मतलब ये है कि उसके पीछे कोई सबूत होना चाहिए, तो फिर शायद ये सीधा इजहार ज्ञान नहीं कहलाएगा। यानी एक्सप्रेसिव सोच हमें ये बताती है कि जब हम अपनी भावनाएं या चाहते जाहिर करते हैं तो वो किसी गहरी जांच या सोच की वजह से नहीं होता,
बल्कि वो सीधा दिल से निकली बात होती है। लेकिन फिर भी क्या इसे अपनी सोच का जानना कहा जाए या नहीं, ये इस पर टिका है कि हम जानने को किस नजर से देखते हैं। बारोन का मानना है कि जब कोई इंसान अपनी किसी भावना को बोलकर जाहिर करता है तो हम आम तौर पर उसे सच मानते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं बहुत खुश हूँ, तो आम हालत में ये सवाल उठाना ठीक नहीं होगा कि क्या वाकई मैं ही खुश हूँ या जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सच में खुशी ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बात मेरे अंदर की खुशी से सीधे निकलती है, न कि किसी सोच विचार या सबूत के बाद। यानी मैं ये नहीं कहता कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने पहले इसे जांचा, बल्कि ये खुशी से सीधा जुड़ा हुआ बोल होता है। बारोन का कहना है कि इस तरह की बातें सच्चा और खास आत्मज्ञान दिखा सकती हैं, भले ही जिसने ये बात कही हो उसने खुद इस पर कोई सोच या वजह नहीं बनाई हो और वो इसके लिए कोई सबूत भी न दे सके। वो ये भी मानती है कि ये जरूरी नहीं कि इस तरह की बातों को ज्ञान मानने के लिए कोई खास तरीका अपनाया जाए, लेकिन उन्होंने कई तरीके बताए हैं जो उनके नजरिए से मेल खाते हैं और जिन्हें वो नया एक्सप्रेसिव तरीका कहती। इनमें से एक तरीका ये बताता है कि हमारा कोई एहसास खुद ही हमारे कहे हुए शब्दों को सही ठहराता है। जैसे अगर कोई कहे मुझे प्यास लगी है, तो वो बात उसी प्यास से निकली होती है, बिना किसी बीच की सोच या सबूत के। इसलिए जब कोई इंसान इस तरह कुछ कहता है और वो बात सच होती है, तो उसे खुद की उस हालत का सही ज्ञान माना जा सकता है। हालांकि बारोन और फिंकलस्टीन दोनों मानते हैं कि इस तरह की बातों को आत्मज्ञान कहा जा सकता है, लेकिन उनका असली ध्यान इस बात पर नहीं होता कि ये ज्ञान कैसे होता है। उनका जोर इस बात पर होता है कि ये बातें वैसे ही सीधे निकलती हैं, जैसे किसी कुत्ते के दर्द पर उसकी कराह निकलती है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात खटकती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई बात बिना सोच विचार या सबूत के सीधे निकल रही है तो वो असली ज्ञान नहीं हो सकती। कैंपबेल ने इसी सोच को और आगे बढ़ाया और ये बताया कि जब कोई इंसान अपनी ही हालत को खुद ही जाहिर करता है तो उसमें एक खास तरह का समझने का हक होता है जो दूसरों को नहीं मिलता। उनकी सोच फिंकलस्टीन और बारोन से अलग है क्योंकि वो मानती है कि हमें अपनी बातों को जाहिर करने का जो समाज में अधिकार मिलता है वो इसी समझने की ताकत से आता है। उनका कहना है कि जब मैं कहता हूँ मुझे दर्द हो रहा है, तो ये सिर्फ दर्द नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखा सकता है कि मुझे पता है कि मैं दर्द में हूँ। उनका नजरिया ये है कि किसी भी बात को जानने का मतलब ये है कि हम उस बात पर समझदारी से काम कर सके, उसके हिसाब से कुछ कर सके। जैसे अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं खुद को पानी डाल दूं, रास्ता बदल दूं ताकि पानी मिल सके, या कहूँ मुझे पानी चाहिए। ये सब मेरी समझदारी भरी प्रतिक्रिया है मेरी अपनी प्यास के प्रति। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी प्रतिक्रिया हो वो सीधे उस भावना से निकली हो और सोचने या सबूत ढूंढने से न बनी हो। लेकिन साथ ही वो सिर्फ एक साधारण प्रतिक्रिया भी ना हो, जैसे किसी कुत्ते का प्यास लगने पर पानी पीने जाना, बल्कि उसमें एक समझदारी और सोच का हिस्सा होना चाहिए। कैंपबेल की बातों का खास पहलू ये है कि वो समझदारी और सिर्फ रिफ्लेक्स में फर्क करती हैं। अगर हमें सच में समझना है कि हम अपनी बातों को खुद कैसे जानते हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि कौन सी प्रतिक्रिया समझदारी से भरी होती है और कौन सी बस आदतन होती। और इस फर्क को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम उसे सबूत या वजहों से न तोलें, बल्कि उसकी गहराई को दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करें। यही बात इस सोच को और आगे ले जाने के लिए नई दिशा दे सकती है।